चलिए आज के लेक्चर को हम शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पिरामिड्स के बारे में जानकारी ली थी और उम्मीद करता हूं कि आपकी पूरी समझ में पिरामिड्स को लेकर एक समझ बनी होगी, पूरी समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर मुझे बता सकते हैं कि ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आई है, तो मैं उसको फिर से बताने की कोशिश करूँगा। चलिए, तो पिरामिड्स के बाद में हम आगे की कहानी देखते हैं। जैव भू रासायनिक चक्रों के अंतर्गत सभी जीवों को मुख्यतः 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। देखिए, जैव भू रासायनिक चक्र एक शब्द आता है, उस शब्द का नाम है जैव भू रासायनिक चक्र। इसमें क्या होता है कि सभी जीवों को अपना जीवन जीने के लिए कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनकी अधिक मात्रा की जरूरत होती है और कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनकी कम मात्रा की आवश्यकता होती है। ऐसे ही हमारे शरीर में कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनकी आवश्यकता बहुत आवश्यक होती है और कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं होती या उनकी कम आवश्यकता होती है। एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं। हमारे शरीर में जिन तत्वों की जरूरत है उनको मैं 2 भागों में बांट लेता हूं। जीवों के शरीर में आवश्यक तत्व घटक कौन कौन सी जरूरत है, तो 2 प्रकार के हमें तत्वों की आवश्यकता होती है। एक होते हैं मैक्रो एलिमेंट और दूसरे होते हैं माइक्रो एलिमेंट। इनकी अधिक आवश्यकता होती है और इसकी क्या होती है, कम आवश्यकता होती है। ये अधिक आवश्यकता वाले कौन कौन से तत्व होते हैं, जैसे कार्बन यानी कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स अधिक मात्रा में जरूरत है जीवों को। दूसरा है प्रोटीन का मतलब होता है नाइट्रोजनस पदार्थ। और तीसरा वसा, तीसरा कौन सा होता है, वसा, जिनकी हमें खूब आवश्यकता होती है। अगर गैसों में कहें तो ऑक्सीजन की आवश्यकता है, नाइट्रोजन की आवश्यकता है ना, इनकी हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। पेड़ पौधों में कहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, तो इनकी भारी मात्रा में हमें आवश्यकता होती है। और ऐसे ही हाइड्रोजन भी होती है, जल भी होता है ना, H2O में लिख दिया है हाइड्रोजन। ऐसे ही इसमें विटामिन हैं, इनकी कम आवश्यकता होती है। विटामिन में जैसे A, B, C करके विटामिन होती हैं वो। ऐसे ही खनिज तत्व हैं, इनकी कम आवश्यकता है, जैसे आयरन है, जैसे आयरन का सूत्र आप Fe लिख देता हूं डायरेक्ट। आयरन है, पोटेशियम है, सोडियम है, NaCl है, ये सब हमें कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। तो इस प्रकार से सभी जीवों में इनकी आवश्यकता होती है। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनको हमारा शरीर बना लेता है, तो उनकी हमें
कम आवश्यकता होती है, जैसे नॉन एसेंशियल होते हैं। और कुछ हमारे शरीर नहीं बना पाते हैं, वो हमें ज़्यादा चाहिए होते हैं, जिन्हें हम असेंशियल कंपोनेंट्स कहते हैं। खैर वो तो लंबी बात है, अपन यहाँ ये समझ लें भू रासायनिक चक्र क्या है। इसके अंदर जीव 4 तत्वों की आवश्यकता है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्योंकि ये सारी चीजें ना इन चीजों से ही मिलकर बने हैं। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। इसके तहत हम लोग कभी कभी नाइट्रोजन चक्र पढ़ते हैं, हाइड्रोजन चक्र पढ़ते हैं, कार्बन चक्र पढ़ते हैं, ऑक्सीजन चक्र पढ़ते हैं, जल चक्र पढ़ते हैं। और चक्र का मतलब होता है कि यहाँ से कोई घटक गया है, लौटकर वो तत्व वहीं पर आ जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, प्रकृति में है, प्रकृति से हमारे शरीर में, सभी जीवों के शरीर में आती हैं और मरने के बाद में फिर से वो प्रकृति में चली जाती हैं। जैसे कार्बन, कार्बन प्रकृति में है, प्रकृति में पेड़ पौधों के अंदर आया, पेड़ पौधों से शाकाहारियों के अंदर आया कार्बन, फिर वो कार्बन चला गया मांसाहारियों में, मांसाहारियों से चला गया उच्च मांसाहारियों में। तो इस प्रकार से हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के, आप देख रहे हैं ये एलिमेंट्स हैं जो हमेशा साइकिल में रहते हैं, एक जीव से दूसरे जीव में जाते हैं, प्रकृति में जाते हैं, फिर जीवों में आ जाते हैं। इस प्रकार से यह एक चक्र चलता रहता है, जैव भू रासायनिक चक्र इसको हम लोग कहते हैं। अब आ जाइए, अगला हमारा टॉपिक है, उस पर जरा हम लोग ध्यान देंगे। जैसे ये आ गया प्रजाति विविधता, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। प्रजाति विविधता चैप्टर है डाइवर्सिटी। प्रजाति विविधता, इसे कहते हैं डाइवर्सिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जैव विविधता, जिसमें हम लोग बात करते हैं। तो इसका क्या अर्थ है, इसको समझते हैं। देखिए, किसी भी स्थान पर बहुत सारी प्रजातियों के जीव जंतु निवासरत हैं, उनको हम जैव विविधता कहते हैं। किसी समुदाय में पाए जाने वाले जीवों के बीच विविधता को प्रजाति विविधता कहते हैं। मानव कई प्रजातियों के समूल नाश का कारण बना है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे बिल्ली है, बिल्ली यानी कैट का जो एक प्रजाति है, तो उसमें कैट है, उसमें आपका लॉयन है, उसमें आपका टाइगर है, उसमें आपका चीता है। तो ये अलग अलग प्रजातियां हैं और ये एक साथ जंगल में रहती हैं। पेड़ पौधों की बहुत सारी प्रजातियां अलग अलग एक साथ होती हैं। तो इसी को हम कहते हैं समुदाय विविधता, प्रजाति विविधता। किसी समुदाय में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की जीव प्रजातियां। प्रजाति की विविधता अधिक होने पर किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जो आहार श्रृंखला होती है वो लंबी होती है। कल की चर्चा में मैंने आपको बताया था कि जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी उतनी ही हमारी खाद्य श्रृंखला लंबी होगी। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि स्वस्थ पर्यावरण के लिए, स्वस्थ इकोसिस्टम के लिए आहार श्रृंखला कैसी होनी चाहिए, तो हम बताएंगे आहार श्रृंखला लंबी होनी चाहिए। और कोई भी आहार श्रृंखला लंबी है, इसका मतलब है कि वहां पर डाइवर्सिटी अच्छी खासी है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। और जितना ज़्यादा डाइवर्सिटी होगा उतना ही हमारे नेचर के लिए, हमारे जीवन के लिए सुखद होगा, अच्छा होगा। प्रजाति की विविधता अधिक होने पर हमारी खाद्य श्रृंखला लंबी होती है। और अगर मान लीजिए खाद्य श्रृंखला छोटी है तो आप मान के चलिए कि कई प्रजातियां आपने नष्ट कर दी हैं और आपके जीवन पर संकट आने ही वाला है। और इसीलिए हमें प्रजाति विविधता बनाए रखने की जरूरत है। और इसीलिए कई देशों की सरकारें, हमारे भारत देश की सरकार भी इस प्रजाति विविधता को बचाने के लिए बहुत सारी स्कीम लाती है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अगर हमें प्रजाति विलुप्त होने से बचानी है, प्रजाति विविधता को सेव करना है, तो फिर हमें एक जन जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी है।
लोगों को यह समझाना जरूरी है कि ये प्रजातीय विविधता आपके जीवन में किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। आपका जीवन संकट में आ जाएगा यदि अन्य जीवों की प्रजातियां विलुप्त होती हैं तो। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर टाइगर के खाने के लिए हिरन नहीं है तो वो आप पर अटैक करेगा, आपके गांव में घुस आएगा और आपको छिन्न भिन्न कर देगा, आपके जानवरों को खा जाएगा। छोटा सा एक उदाहरण मैंने दिया था और ये उदाहरण बड़ा भी हो सकता है। चलिए, अब सबसे ज्यादा प्रजातीय विविधता कहां पर होती है, ये प्रश्न आता है। तो जहां पर जीवों के लिए, विभिन्न प्रजातियों के लिए फेवरेट कंडीशन होती हैं, उपयुक्त दशाएं होती हैं, वहीं पर विविधता होती है। उपयुक्त दशाएं क्या होती हैं? हमारे लिए पर्याप्त जल हो, हमारे लिए पर्याप्त तापमान हो, हमारे लिए हमारा नेचुरल आवास हो, हमारे लिए पर्याप्त भोजन हो, हमारा अपना समुदाय हो और उस नेचुरल हाउस में रहकर, अपने प्राकृतिक आवास में रहकर हम स्वतंत्रता फील करें, हम अच्छा अनुभव करें। तो ऐसे जो स्थान होते हैं उन्हें हम उपयुक्त दशाओं के अंतर्गत रखते हैं। और जहां इस प्रकार की उपयुक्त दशाएं उपलब्ध हैं वहीं पर प्रजातीय विविधता देखने को मिलेगी, वहीं जैविक विविधता देखने को मिलेगी, वहीं पर बायोडायवर्सिटी देखने को मिलेगी। एक ही शब्द है ये, आप कुछ भी बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस लिहाज से अगर हम बात करें तो हमारी पृथ्वी का जो विषुवत रेखीय प्रदेश है, पृथ्वी के विषुवत रेखीय प्रदेश का मतलब 0 डिग्री अक्षांश, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, वहां पर आप देखिए कि हमेशा तापमान की अच्छी स्थिति रहती है, न कम होता है न ज्यादा, बहुत ज्यादा होता है। पर डे वहां बारिश होती है, यानी पर्याप्त मात्रा है बारिश की, जल पर्याप्त है, तापमान पर्याप्त है। और जब जल और तापमान पर्याप्त है तो वहां पर जंगल भी घनघोर है, और जब जंगल घनघोर है, सदाबहार जंगल है, तो वहां पर बहुत सारी प्रजातियों के वृक्ष एक साथ होंगे। और जब बहुत सारी प्रजातियों के वृक्ष घनघोर जंगल है तो एक सुंदर सा प्राकृतिक आवास बन गया। और जब सुंदर सा प्राकृतिक आवास है तो उसमें निवास करने वाले जीव भी, जंतु भी बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट लिए हुए होंगे, बहुत सारी विभिन्नताएं लिए हुए होंगे, यानी बहुत सारी प्रजातियों के जीव उस नेचुरल आवास में रहते होंगे। तो इसीलिए सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी अगर आपको मिलेगी तो विषुवत रेखीय वनीय क्षेत्र में मिलेगी। और याद रखना, ऐसे स्थान जहां बहुत ज्यादा बायोडायवर्सिटी संपन्नता के साथ मिलती है उसे हम हॉट स्पॉट कहते हैं। हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट। ये जो नॉर्मन मेयर्स एक नाम है, नॉर्मन मेयर्स, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। नॉर्मन मेयर्स, नॉर्मन मेयर्स ने हमारी डाइवर्सिटी के अंतर्गत हॉट स्पॉट का कॉन्सेप्ट दिया था और उन्होंने हॉट स्पॉट को बताया। अभी विश्व में अगर मैं हॉट स्पॉट की बात करूं, इतना तो आप समझ गए कि हॉट स्पॉट वह स्थान होता है जहां पर बहुत सारी प्रजातियां एक साथ रहती हैं, उसे हम हॉट स्पॉट मोटे तौर पर समझ रहे हैं। लेकिन नॉर्मन मेयर्स ने हमको क्या समझाया है हॉट स्पॉट को लेकर, उसको समझना बेहद जरूरी है। समझेंगे उसको? पहले आप ये जान लीजिए कि जो हॉट स्पॉट है, ये कॉन्सेप्ट दिया है नॉर्मन मेयर्स ने। दूसरा, विश्व में आज अभी तक विश्व में अभी तक 35 हॉट स्पॉट हैं, 35 हॉट स्पॉट है। और इनमें से
भारत में देखा जाए तो 4 हॉट स्पॉट है। क्लियर हो गया? पूरे विश्व में हॉट स्पॉट 35 है और इनमें से 4 भारत में है। क्लियर हो गया? 4 हॉट स्पॉट भारत में है। अब भारत में कौन कौन से, अभी हम आपको बताएंगे कि भारत के चित्र से बता देंगे कि ये भारत में 4 हॉट स्पॉट है। चित्र बना के हम आपको बताएंगे, भारत का चित्र बना देंगे। पहले आप नॉर्मन मेयर्स क्या कह रहे हैं वो समझ लीजिए। नॉर्मन मेयर्स कहते हैं 2 बातें। एक, ऐसा प्राकृतिक स्थान, ऐसा बायोडायवर्सिटी वाला स्थान, शब्द यूज कर रहा हूं, ऐसा बायो डाइवर्सिटी, ऐसा बायोडायवर्सिटी वाला स्थान जहां पर कम से कम 1500, जहां पर कम से कम 1500 प्रजाति के, कम से कम 1500, कम कर दो आवाज को, कम से कम 1500 प्रजाति के जीव जंतु रहते हैं। जीव जंतु निवास करते हैं। याद रखना, ये मान लीजिए कोई स्थान है, यहां खूब अच्छी बारिश है, खूब अच्छा तापमान है, खूब घना जंगल है। कम से कम इस एरिया में, एक एरिया निश्चित है, इस एरिया में 1500 विभिन्न प्रजाति के जीव जंतु निवास करते हों। इसको थोड़ा सा और मैं अच्छा बनाता हूं। नॉर्मन मेयर्स ने यह कहा, मैं जीव जंतु शब्द बार बार लगा रहा हूं, उसको मैं पलटता हूं। इन्होंने कहा कि कम से कम 1500 प्रजाति के पौधे उस स्थान पर हों। 1500 प्रजाति के पौधे, कम से कम 1500 प्रजाति के पौधे। वो पौधे भी कैसे होने चाहिए? वैस्कुलर्ड होने चाहिए। वो पौधे कैसे होने चाहिए? वैस्कुलर्ड पौधे होने चाहिए। अब आप सोचेंगे वैस्कुलर पौधे क्या होते हैं? वैस्कुलर पौधे का मतलब होता है ऐसा पौधा जिसमें जड़ हो, तना हो और तने में जाइलम फ्लोएम ऊतक विकसित हो। यानी आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक बिना जड़ का पौधा भी काउंट कर लिया, बिना तने का बहुत छोटा तना है वो भी जिसमें कि जाइलम फ्लोएम है ही नहीं, ऐसे पौधे नहीं। ऐसे तो और बहुत ज्यादा हो सकते हैं, जैसे काई है, शैवाल, तो शैवाल में तो जड़ नहीं होता, मान लो है तो जड़ वनस्पति, लेकिन वो काउंट नहीं होगी। कम से कम ऐसे 1500 पौधे प्रजाति अलग अलग होने चाहिए जो पौधे वैस्कुलर हों, अर्थात वो विकसित पौधे हों, उनमें जाइलम फ्लोएम विकसित हों। ऐसे पौधे कम से कम 1500 प्रजाति के जिस स्थान पर हों उसे हम हॉटस्पॉट कहेंगे। एक चीज तो ये कही उन्होंने। दूसरा इन्होंने ये कहा 1500 प्रजाति के पौधे, यहां लिख देता हूं, कम से कम हो। और पौधे कैसे होने चाहिए? वैस्कुलर। क्लियर हो गया? फिर वो क्या कह रहे हैं कि कम से कम उस स्थान पर 1500 विभिन्न प्रजाति के पौधे हो, साथ में 70% वो नष्ट हो चुके हो। 1500 प्रजातियों, कम से कम 1500 प्रजाति के पौधे हैं, वृक्ष हैं, और उनका 70% खत्म हो चुका, विलुप्त हो चुका। इसका मतलब है कि जल्दी से जल्दी हम उनको बचा लें। तो दो कंडीशन हो गई, इसका 70% विलुप्त हो चुका, विनष्ट हो चुका, विलुप्त हो चुका, यह कंडीशन है हॉटस्पॉट की परिभाषा के लिए। एक दूसरी बात उन्होंने यह कही कि किसी भी हॉटस्पॉट को हम हॉटस्पॉट तब कहेंगे, किसी भी हॉटस्पॉट को हम हॉटस्पॉट कब तब कहेंगे जब उसमें कम से कम 1500 प्रजातियों के पौधे हों
और उनका 70% भाग समाप्त हो चुका हो, तो हम उसको कहेंगे हॉट स्पॉट। क्लियर है समझ में? और ऐसे हॉट स्पॉट कितने हैं दुनिया में? 35, और भारत में कितने हैं? 4। इसका मतलब है कि अगर किसी स्थान को हमने हॉट स्पॉट कह दिया है तो उस स्थान को हमें बचाने की जरूरत है, वहां की प्रजातियों को बचाने की जरूरत है, क्योंकि वहां की प्रजातियों का 70% खत्म हो चुका है। तो हॉट स्पॉट कहना मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। और एक और चीज उन्होंने कही, उसमें मैं जोड़ना चाह रहा हूं कि वो 1500 कम से कम प्रजातियां दुनिया में कहीं और ना हो, दुनिया में कहीं और ना हो ये प्रजातियां। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। यानी अगर मान लीजिए हमारे भारत का कोई हॉटस्पॉट ए है और यहां कम से कम 1500 प्रजाति के पौधे हैं, वो भी वेस्कुलर विकसित, जिनमें जाइलम फ्लोएम है, उनका 70% खत्म हो चुका है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो 1500 प्रजातियां हैं कम से कम, वो दुनिया के किसी अन्य स्थान पर पूरे भूमंडल पर नहीं मिलेगी, सिर्फ इस ए वाले स्थान पर ही मिलेंगी। तो उसको हम कहते हैं हॉट स्पॉट। अब आपकी बात एकदम से समझ में आ गई होगी कि नॉर्मन मेयर्स ने हॉट स्पॉट की क्या परिभाषा दी है। और हॉट स्पॉट को बचाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, क्योंकि 70% विलुप्त हो चुका है, और जो विलुप्त हो गया वो दोबारा नहीं आएगा, और दुनिया में वो कहीं और मिलता भी नहीं है, इसीलिए उसका तो नामो निशान दुनिया से चला जाएगा, इसीलिए उसको बचाना जरूरी है। अब भारत के 4 हॉटस्पॉट कौन से हैं उनकी चर्चा हम लोग करते हैं। आइए, तो भारत के 4 हॉटस्पॉट को मैं एक बहुत ही आउटलाइन छोटा सा इंडिया का मैप बना के बताऊंगा, तो आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे और आपको याद भी रहेगा कि भारत के 4 हॉटस्पॉट कौन से हैं। जैसे मान लीजिए ये मैंने एक भारत का मानचित्र बना दिया, जैसा अभी बनेगा वैसा बना दिया मैंने, और छोटा पड़ गया ऊपर, और आप समझ जाइए कि हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख स्टेट में हैं, इस प्रकार से। ये इस प्रकार से, तो ये हमारा भारत का मानचित्र है, इसको भी समझ लीजिए। ये नेपाल है, ये भूटान है, ये चाइना है, ये पाकिस्तान है, और ये आपका म्यांमार है ना, ये आपका बांग्लादेश है, ठीक है। ये आपका यहां पर आप देखिए ये श्रीलंका है, और ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये हमारा, और ये हमारा लक्षद्वीप है, ये हमारा, और यहां पर ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर है, ये अरब सागर है, और ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। अब हमारे भारत में 4 हॉट स्पॉट हैं, कौन कौन से? तो सबसे पहले ये एक हॉट स्पॉट है, मैं इसे आपको रेड पेन से दिखाता हूं, तो आप इसे चित्र को बना भी लें तो बहुत अच्छा लगेगा। ये रेड, ये हॉट स्पॉट है, ये इस हॉट स्पॉट का नाम है साइलेंट वैली। क्या नाम है इस हॉट स्पॉट का? केरल में है साइलेंट वैली, साइलेंट वैली। इस पूरी पर्वत श्रृंखला को, इस पूरे पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। तो हमारे भारत की जो पहली सबसे बड़ी हॉट स्पॉट है, सबसे बड़ी हॉट स्पॉट है, वो है आपकी साइलेंट वैली। केरल में ये मोस्टली इसका हिस्सा है, बट पूरा माना जाता है। यहां हमारे भारत की
अच्छी खासी बारिश होती है, अच्छी खासी बारिश होती है, सदाबहार जंगल है, बढ़िया तापमान की स्थिति है, बढ़िया उपयुक्त दशाएं हैं, जिन दशाओं की मैं अभी चर्चा कर रहा था। और आप समझ लीजिए कि यहाँ कम से कम 1500 प्रजातियों के पौधे तो होंगे ही होंगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह 1500 प्रजाति के पौधे नहीं है, बल्कि यहां पर 4048 प्रजाति लगभग है, ये मैं एग्जैक्ट नहीं है, 4048 प्रजातियों के पौधे यहां पर मिलते हैं। और इनका 70% विनिष्ट हो चुका है, समाप्त हो चुका है, और दुनिया में कहीं भी ये 4000 प्रजाति के पौधे नहीं मिलेंगे, तभी इसका नाम है हॉटस्पॉट। इज इट क्लियर? तो ये हमारा पहला हॉटस्पॉट हो गया भारत का। दूसरा हमारा हॉटस्पॉट है हिमालय रीजन। ये पूरा हमारा हिमालय रीजन है, ये पूरा का पूरा हमारा जो हिमालय रीजन है, इसको बोलते हैं दूसरा हॉटस्पॉट। इट इज द सेकंड हॉट स्पॉट ऑफ इंडिया। हिमालय हमारा सेकंड स्पॉट है। और इंडो बर्मा हॉटस्पॉट ये है। पहले म्यांमार का नाम बर्मा था, आज भी उसको बोलते हैं इंडो बर्मा हॉट स्पॉट। इसको हिमालय, इसको नाम दे दीजिए हिमालय हॉट स्पॉट। ये दूसरे नंबर का है, और ये हो गया आपका तीसरे नंबर का। 3 हॉटस्पॉट हो गए, एक साइलेंट वैली हॉटस्पॉट, दूसरा हिमालय हॉटस्पॉट, और तीसरा इंडो बर्मा हॉटस्पॉट, तीसरा। और चौथा हॉटस्पॉट ये है, इसे सुंडा हॉटस्पॉट कहते हैं, अंडमान सुंडा हॉटस्पॉट। इसका नाम हम जॉइंटली अपने भारत का नाम तो जोड़ना पड़ेगा ना, अंडमान सुंडा। सुंडा ये अलग है, हमारे देश में नहीं है, ये सुंडा हॉट स्पॉट, ये चौथे नंबर का हॉटस्पॉट है। अंडमान सुंडा, सुंडा गर्त है, सुंडा द्वीप है इंडोनेशिया का। हमारे पास में यहां सबसे नजदीक अगर कोई देश है तो वह इंडोनेशिया है, हमारे अंडमान निकोबार से, इसीलिए उसमें सुंडा द्वीप का भी स्थान आता है। तो यहां अंडमान सुंडा मिला के भारत का ये चौथा हॉटस्पॉट बनता है। तो कुल मिला के हमारे भारत में 4 हॉटस्पॉट है, एक साइलेंट वैली, दूसरा हिमालय, तीसरा इंडो बर्मा, चौथा अंडमान सुंडा हॉटस्पॉट। ये आप अपने नोट्स में देखेंगे, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, यहीं पर मैंने आपको ये समझा दिया है। चलिए आगे बात करते हैं। पारिस्थितिकी विविधता, इसका तात्पर्य है किसी क्षेत्र में आवास की विविधता, खाद्य स्तर, खाद्य जल चक्र इत्यादि घटक। ये सब मैं बता चुका हूं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। अब इसके बाद है प्रवाल व्यक्तियां। आइए जरा इनको भी समझ लेते हैं कि ये प्रवाल व्यक्तियां क्या हैं, जिनको हम कोरल रीफ कहते हैं, इनको हम मूंगे की चट्टान भी कहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देखने में ये वनस्पति जैसे लगते हैं, पर वास्तव में जंतु हैं। ये जंतु हैं, ये जंतु हैं, और ये पानी के अंदर पाए जाते हैं, कम गहरे पानी में पाए जाते हैं, न ज्यादा गहराई में, न कम, बहुत ज्यादा कम गहराई में। यानी ये जो हमारे समुद्री तट होते हैं, तट के पास में समुद्र की गहराई कम होती है, और वहीं पर एक विशेष प्रकार के जीव हैं, उनको हम प्रवाल कहते हैं, उनको हम मूंगा कहते हैं। ये जो जीव होते हैं, ये जो जीव होते हैं, इनका शरीर ना चूना से बना होता है। मरने के बाद में वो इनका डेड बॉडी वहीं डिपोजिट हो जाता है। दूसरा जो जीव है मूंगा, वो उसके ऊपर पैदा होता है, फिर वो मर जाता है। तीसरा उसके ऊपर पैदा होता है, तो इनकी एक दीवार सी बन जाती है, एक टापू सा बन जाता है, एक पहाड़ी सी बन जाती है, उसे हम मूंगे की चट्टान कहते हैं। और ये समुद्री जीवों का एक नेचुरल आवास होता है। इसके आसपास में जो समुद्री जीव हैं वो बहुत रहते हैं, वनस्पति के प्रकार यहाँ बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसे हम महासागरीय जंगल की श्रेणी में रखते हैं। महासागरीय जंगल है, एक तरह से फॉरेस्ट है, ये ओशियन फॉरेस्ट की संज्ञा देते हैं प्रवाल व्यक्तियों को। तो ये चूने की बनी हुई चट्टानें आप मान सकते हैं जीवों की।
हमारे भारत में भी ये बनी हुई है। अंडमान निकोबार में देख लीजिए, मन्नार की खाड़ी में देख लीजिए, इस प्रकार की चूने की चट्टानें, मूंगे की चट्टानें आप लक्षद्वीप में भी देख सकते हैं, जो हमारे भारत में आपको मिल जाएगी। इनको भी हमें बचाने की जरूरत है। ठीक है, तो मूंगे की चट्टान के विषय पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, काफी बड़ा टॉपिक है। फिलहाल मैं इस मूंगे की चट्टान को छोड़ रहा हूँ, थोड़ा इसकी डिटेल हम बताएंगे आपको कंफर्म कर, मतलब थोड़ा सा टाइम के हिसाब से, अभी टाइम पूरा डिस्कशन का नहीं है। अभी चूंकि जैव विविधता को लेकर चर्चा चल रही है, इसीलिए मैं जैव विविधता को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ अगले पॉइंट से। मतलब मूंगे की चट्टान को हम एक सेगमेंट में एक पूरा उसमें लेक्चर रखेंगे, उसमें समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल मैं जैव विविधता पर ही फिर बात कर रहा हूँ। जैव विविधता का ह्रास और प्रजातियों का लोप भारत के 17 विशाल जैव विविधता वाले देशों में शामिल है। हाँ, यानी पूरी दुनिया में 200 के आसपास देश हैं, उनमें से 17 ऐसे देश हैं जहां बहुत बड़ी हॉट स्पॉट बनी हुई है, बहुत बड़े वहां बायोडाइवर्सिटी बनी हुई है। दुनिया की 60 से 70% अगर बायोडाइवर्सिटी है तो इन्हीं 17 देशों में समाहित है, और भारत हमारा उन 17 देशों में आता है। भारत 1994 से बायोडाइवर्सिटी संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संधि, जिसे सीवीडी कहते हैं, उसका मेंबर है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी हम जैव विविधता को बचाने के लिए विश्व स्तर पर जो प्रयास हो रहे हैं, उस प्रयास में भारत भी सहयोग कर रहा है, पूरी भागीदारी निभा रहा है। 1994 से उस संधि का हिस्सा है। आगे की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आज इतना समझते हैं, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, बहुत ध्यान से, क्योंकि यहां से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो मैं समझता हूं आपकी बात को लेकर कुछ समझ बनी होगी। इसे बार बार आप देखिए, सुनिए, तो जरूर यहां से आप प्रश्नों को लगा पाएंगे।